गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहली वाली वीडियो में हमने सेल वॉल के बारे में चर्चा की थी। सेल वॉल की संरचना किस प्रकार से होती है, उसका उद्भव किस प्रकार से होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या अंतर होता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड लास्ट हम बात करते हैं सेल वॉल के कार्यों के बारे में कि जो सेल वॉल होती है उसके कार्य क्या होते हैं। सेल वॉल के कार्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेल वॉल कोशिका को आकार प्रदान करती है। कोई भी जो सेल होती है, सेल कैसी होती है? लचकदार, और लचकदार होने के कारण, क्योंकि मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन क्या होगी? लचकदार, तो ये निश्चित आकार ग्रहण नहीं कर पाती। तो इस लचकदार को, इस मूल्यांक को आकार देने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सेल वॉल की। सुरक्षा का कार्य करती है। जो बाह्य वातावरण प्रेजेंट है उस बाह्य वातावरण से सुरक्षा का भी कार्य करती है। इसके अलावा जो सेल वॉल होती है, एक सेल से दूसरी सेल में पदार्थों के आदान प्रदान का, विलय और विलायक, इनके आदान प्रदान को भी आसानी से होने देती है। और यहाँ पर सबसे जो मोस्टली जो इसका सबसे अच्छा जो फंक्शन होता है वो होता है कोशिका को मुख्य आधार और आकार प्रदान करने का। इसके अलावा कोशिका को ये दृढ़ता भी प्रदान करती है, कठोरता या दृढ़ता भी प्रदान करती है। जो संवहनी प्लांट्स होते हैं, जो काष्ठीय प्लांट होते हैं, काष्ठीय प्लांट्स में जो दृढ़ता पाई जाती है उनके स्टेम में, उनकी शाखाओं में, ये दृढ़ता यहाँ पर सेल वॉल के कारण ही पाई जाती है, जिससे अधिक ऊंचे पादप भी बिना झुके, बिना मुड़े आराम से सीधे खड़े रहते हैं। तो वो सेल वॉल की दृढ़ता के कारण ही खड़े रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पाई जाती है वो पाई जाती है सेल वॉल के अंदर की ओर, जिसे हम प्लाज्मा कला भी कहते हैं। प्लाज्मा कला, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर की ओर पाई जाती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के साइटोप्लाज्म को घेरे हुए पाई जाती है। घेरे हुए होती है या पाई जाती है। सेल का जो साइटोप्लाज्म है, उस सेल के साइटोप्लाज्म को चारों ओर से कवर करके यहाँ पर ये उपस्थित होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण कैसे होता है या कैसे निर्मित होती है, तो जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म के जो सबसे बाहरी अणु होते हैं, साइटोप्लाज्म के जो बाहरी अणु होते हैं, सबसे बाहरी, ये सबसे बाहरी अणु विशिष्ट विन्यास में विन्यासित हो जाते हैं। और विन्यासित होकर के किसका निर्माण कर लेते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण कर लेते हैं।
तो इस प्रकार साइटोप्लाज्म चारों तरफ से अपनी ही बनाई हुई संरचना से घिरा हुआ होता है और इस संरचना को क्या कहते हैं? हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, यहाँ पर दो नाम दिए गए थे, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा दिया गया था प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो नाम दिया था वो नाम दिया था क्रैमर और नगेली ने। क्रैमर और नगेली ने। और प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन जो नाम दिया था वो नाम दिया गया था जे.क्यू. प्लॉव के द्वारा। जे.क्यू. प्लॉव के द्वारा। इसके अलावा अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक त्रिस्तरीय परत होती है। त्रिस्तरीय परत होती है जो प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की परतों से बनी हुई होती है। ऊपर प्रोटीन की परत पाई जाती है, नीचे प्रोटीन की परत पाई जाती है और मध्य में लिपिड की परत पाई जाती है। प्रोटीन की जो परत पाई जाती है वो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम मोटी होती हैं और मध्य में जो लिपिड की परत पाई जाती है वो लगभग 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। तो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्रोटीन की ऊपरी परत पर भी छिद्र पाए जाते हैं और निचली परत पर भी छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों से होकर के पदार्थों का आवागमन होता है। अणु, आयंस, जल के अणु, विलेय, विलायक जो भी है, तो उनसे यहाँ पर कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस संरचना को समझाने के लिए, इस आणविक संरचना को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर विभिन्न यहाँ पर इनके मॉडल प्रस्तुत किए, क्योंकि किसी भी चीज की जब खोज होती है या किसी के संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है तो एक साथ ना होकर के धीरे धीरे हम उसको विस्तृत संरचना को जान पाते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर कई सारे मॉडल दिए गए थे। फर्स्ट देखते हैं ओवरटॉन का मॉडल। या पहले हेडिंग देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आणविक संरचना मॉडल। और इसमें भी फर्स्ट ओवरटॉन मॉडल। ओवरटॉन ने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रैक्टिकल किया, रिसर्च की। तो इन्होंने क्या देखा कि जो विलायक, विलेय, जो विलेय कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं, कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं, ये आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पार हो जाते हैं। और जो विलेय कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं,
जो अघुलनशील होते हैं ये आसानी से पार नहीं होते। तो इसके आधार पर इन्होंने एक परिकल्पना दी थी और इस परिकल्पना के आधार पर सबसे पहले यहाँ पर लिपिड की उपस्थिति बताई, क्योंकि लिपिड के अंदर ऐसा गुण पाया जाता है कि लिपिड में से कार्बनिक विलायकों में घुलने वाले जो विलेय होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं और जो अघुलनशील होते हैं वो थोड़े कम आसानी से निकलते हैं। तो ओवरटन ने बताया कि जो मेम्ब्रेन होती है इस मेम्ब्रेन में लिपिड प्रेजेंट होता है, इसी कारण यहाँ पर घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों के विसरण की जो गति है वो अलग अलग होती है। आखिरकार ढंग से नहीं बता पाए, लेकिन इन्होंने एक नींव रख दी आगे रिसर्च के लिए। इसके बाद जो मॉडल आता है वो आता है गॉर्टर और ग्रैंडल का। ग्रॉटर और ग्रैंडल का द्वय आणविक मॉडल। ग्रॉटर और ग्रैंडल ने क्या किया कि इन्होंने यहां पर इरिथ्रोसाइट्स को लिया और इस इरिथ्रोसाइट्स का किया हीमोलाइसिस, और हीमोलाइसिस के बाद में यहां इसके जो घटक थे इन घटकों का यहां पर अध्ययन किया। यहां से सब कुछ निकाल दिया हीमोलाइसिस के बाद में, फिर इसके जो कंटेंट थे, इसके घटक थे, उनका यहां अध्ययन किया। तो इन्होंने बताया कि यहां पर अकेले लिपिड ही प्रेजेंट नहीं होते, यहां लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी होते हैं। अकेले लिपिड ही नहीं होते, लिपिड के साथ साथ यहाँ पर प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट होने का इन्होंने क्या कारण बताया, क्या रीजन था कि यहाँ पर प्रोटीन भी हो सकती है? क्योंकि जब इरिथ्रोसाइट्स के कंटेंट को इन्होंने देखा माइक्रोस्कोप से, वो ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाए, तो इनको यहाँ पर लिपिड के साथ साथ और भी चीजें मिली। तो वो और चीजें क्या थी? यहाँ पर लिपिड के साथ में प्रोटीन भी प्रेजेंट थी। नेक्स्ट पाया जाता है मिशेल मॉडल, लेकिन ये कंफर्म नहीं बता पाए थे प्रोटीन को, तो इन्होंने केवल इतना ही बताया था कि यहाँ पर लिपिड की द्वय परत होती हैं, दो परतों की वजह से इन्होंने यहाँ पर कह दिया था द्वय आणविक मॉडल नाम दिया था। प्रोटीन को ये नहीं बता पाए थे। उन्होंने परिकल्पना दी थी, इन्होंने प्रैक्टिकली सिद्ध किया था कि लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर वास्तव में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है मिशेली। मिशेली मॉडल और इसको दिया था हॉफमैन और हिलेरी ने। हॉफमैन और हिलेरी ने बताया कि जो लिपिड के अणु होते हैं, क्योंकि इन्होंने भी नहीं बताया कि यहाँ प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इन्होंने भी क्या बताया कि यहाँ जो लिपिड के जो अणु होते हैं ये लिपिड के अणु मिशेल बनाते हैं। लिपिड के अणु गोलाकार रूप में यहां ध्रुवीय और अध्रुवीय से आपस में जुड़ करके मिशेल बना लेते हैं और ये एक लंबी चेन के रूप में जुड़ जाते हैं। मिशेल बना लेते हैं। और ये एक लंबी चेन के रूप में जुड़ जाते हैं।
और जुड़ करके यहाँ मिसेल के रूप में प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इनका भी कोई ऐसा खास कोई ऐसा मॉडल नहीं था, अमान्य मॉडल था, ये भी अमान्य है। इसके बाद में जो मॉडल आता है वो आता है लेमेलर मॉडल। लेमेलर मॉडल, लेमेलर मॉडल के अंदर सबसे पहले यहां पर प्रोटीन की प्रैक्टिकली उपस्थिति को दर्ज किया गया था। तो यहां पर क्या देखा लेमेलर मॉडल के अंदर कि ये दिया था डेनियल और डेवसन ने, डेनियल और डेवसन ने। इन्होंने कृत्रिम मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में पृष्ठ तनाव में के अंतर को देखा। पृष्ठ तनाव के अंतर को देखा। जो कृत्रिम मेम्ब्रेन पाई जाती हैं इनमें पृष्ठ तनाव अधिक होता है और इनके अंदर पृष्ठ तनाव कम होता है। तो इन्होंने डेनियल और डेवसन ने यहां पर फाइनली बताया कि ये तभी संभव है जब लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी उपस्थित हो। लिपिड के साथ साथ अगर प्रोटीन उपस्थित है तभी ये कंडीशन हो सकती है कि कृत्रिम मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन का पृष्ठ तनाव कम रहे। फाइनली यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड के साथ साथ में प्रोटीन की उपस्थिति फाइनल हो गई कि लिपिड के साथ में यहां पर प्रोटीन भी पाई जाती है। इसके साथ ही यहां पर इन्होंने बताया कि जो प्रोटीन होती है ये प्रोटीन दो परतों के रूप में होती है। एक परत ऊपर होती है और दूसरी परत नीचे होती है और दोनों के बीच में यहां पर क्या उपस्थित होती है मध्य में लिपिड, जिसे क्या बोलते हैं, कौन से होते हैं वो फॉस्फोलिपिड। दो प्रोटीन परतों के मध्य में यहां पर लिपिड प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन की परत ऊपर और नीचे पाई जाती है और मध्य में यहां पर लिपिड पाए जाते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सैंडविच मॉडल। जैसे सैंडविच में दो ब्रेड के बीच में विभिन्न पदार्थों को, जिसमें टमाटर चटनी वगैरह जो भी भरते हैं, जो भर देते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर दो प्रोटीन की परतों के मध्य में फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। अब इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, इनके अरेंजमेंट की अगर हम बात करें जो लिपिड पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड जो यहाँ पाए जाते हैं, इसका अणु कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें हेड और टेल दोनों उपस्थित होती है। हेड जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है और ये हाइड्रोफिलिक होता है। जल विरोधी और जल स्नेही।
लिपिड के अणु का हेड हाइड्रोफोबिक होता है और टेल हाइड्रोफिलिक होती है। जो हाइड्रोफोबिक हेड होता है, ये हेड प्रोटीन से संलग्न रहता है, प्रोटीन के साथ में अटैच होता है। ऊपर वाली सतह हो या नीचे वाली, दोनों की सतह प्रोटीन से संलग्न रहती हैं। और कौन से बलों के साथ रहती है? यहां पर हाइड्रोजन या आयनिक बंधु होते हैं, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं या यहां पर आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं, जो हेड को प्रोटीन से जोड़े हुए रखते हैं। टेल जो होती हैं, जो हाइड्रोफिलिक होती हैं, जल स्नेही होती हैं, ये जल स्नेही टेल आपस में, दूसरा अणु इधर आएगा, तो ये आपस में यहां वैद्युत बलों के द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत बलों के द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोफिलिक जो टेल होती हैं, वो वैद्युत बलों के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। तो ऑलमोस्ट अगर इसकी हम संरचना की बात करें कि संरचना होती किस प्रकार की है, तो इसकी संरचना ये आउटर प्रोटीन लेयर, ये इनर प्रोटीन लेयर, और ये मध्य में फोस्फोलिपिड, लिपिड की वाई लेयर। तो ये लगभग 20 एंगस्ट्रॉम मोटी, ये भी 20 एंगस्ट्रॉम मोटी, और ये 35 एंगस्ट्रॉम मोटी, और ऑल ओवर 75 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर जमे हुए पाए जाते हैं। अब ये लेमेलर मॉडल अमान्य क्यों हो गया, क्या कारण था? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रोटीन की जो लेयर पाई जा रही है, यहाँ प्रोटीन की लेयर एक दूसरे से सटी हुई पाई जा रही है, किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर गैप नहीं है। जब यहाँ पर किसी भी प्रकार के पोर्स नहीं होंगे, छिद्र नहीं होंगे, तो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन कैसे होगा? तो इस चीज को समझाने में ये जो मॉडल था वो असफल रहा, और इसी कारण ये क्या रहा? अमान्य रहा। इसके बाद में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको किसने दिया था? सिंगल किसने दिया था इसको? रॉबर्टसन ने।
रॉबर्टसन के अनुसार भी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? त्रैस्तरीय। इसमें वही 15 से 20 एंगस्ट्रॉम की प्रोटीन परत होती है, नीचे भी 15 से 20 एंगस्ट्रॉम की प्रोटीन परत होती है, मध्य में 30 से 35 एंगस्ट्रॉम की लिपिड परत होती है। लिपिड परत में हेड और टेल पाए जाते हैं और इधर भी हेड और टेल पाए जाते हैं, जो इधर प्रोटीन से और इधर प्रोटीन से जुड़े होते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज और कही कि जितनी भी सेल्स होती हैं और सेल्स में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईआर, राइबोसोम, ये जितने भी होते हैं इनके सभी के ऊपर यूनिट मेम्ब्रेन जो पाई जाती है, जो मेम्ब्रेन जो पाई जाती है, उन सभी की संरचना समान होती है। चाहे प्लांट्स के अंदर देख लें, चाहे मैमल्स के अंदर देख लें, चाहे बैक्टीरिया के अंदर देख लें, सभी के अंदर मेम्ब्रेन समान घटकों से निर्मित होती है। लेकिन ये भी क्या रहा? अमान्य। कारण ये मॉडल ये समझाने में असफल रहा कि यहां पर अणुओं की गति कैसे होती है। गति को समझाने में असफल रहा, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया? अमान्य कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, तब तक के लिए बाय।